नमस्कार, मैं विधि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे अपनी लेबर लॉज की सीरीज़ में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट पर, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये अधिनियम जो है उस पर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। क्या आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि महिला और पुरुष जो हैं वो आज भी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है? महिला और पुरुष जो है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जो संस्कृतियां होती हैं उसके बारे में अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि वहाँ पर किसी तरह का कोई अलग था, या स्त्री पुरुष के से अलग होकर कोई काम कर रही थी, या स्त्री का स्थान कुछ अलग था। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर ये अचानक से हम सभ्यता जो हमारा कल्चर जो है डेवलप होते होते हम इस सिचुएशन में कैसे आ गए और हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ी है। दैट इज कॉल्ड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो सबसे बेसिकली क्या बात करता है, मेल एंड फीमेल के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। एंड यू कैन सी दैट 1976 इसका ईयर है, जबकि आर्टिकल 39 जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कब से है, 1950 से है, 1949 से है, 50 से है। और ये प्रोसेस में तभी से शुरू हो गया था व्हेन वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। आर्टिकल 39 जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, तो फिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें इस एक्ट की ज़रूरत पड़ रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1975 में मैक्सिको में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने उस ईयर को, दैट पर्टिकुलर ईयर, इंटरनेशनल विमेंस ईयर उसको डिक्लेयर किया था। और उसके बाद से ही हम इंटरनेशनल विमेंस डे जो 8 मार्च को होता है वो मनाते हैं। यहाँ से शुरू हुआ कि 1976 में हमने इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को उसका इनैक्टमेंट करने की हमने सोची। तो ये हमारा एक्ट है 1976 का एक्ट नंबर 25, और इसका कमेंसमेंट है 11 फरवरी 1976। तो ये एक्ट जो है ये होल इंडिया में, इसका जो एक्सटेंड, इसका जो विस्तार होता है, ये होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होता है। इस एक्ट की जो सेक्शन 2 है वो कुछ अप्रॉक्स 10 डेफिनेशंस की बात करती है, जिसमें से 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहली है जो रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक की बात करती है। दूसरी डेफिनेशन जो बात करती है वो बात करती है इक्वल पे, यानी इक्वल वर्क, यानी कि एक ही तरह के काम की बात करती है। अब अगर इस एक्ट के हिसाब से मैं रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक की बात करूं, तो रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक वो होता है एक बेसिक सैलरी, बेसिक वेज या बोनस जो किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है, किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कमैन को दिया जाता है। वो एम्प्लॉयड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। जिस तरीके का लेबर लॉ में हम देखते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस देखते हैं, उसमें से किसी भी टाइप का वो हो सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज इक्वल वर्क या समान प्रकृति का काम जिसको कहते हैं। तो समान प्रकृति का काम क्या होता है? वो काम जो एक जैसी कंडीशंस में, एक जैसा स्किल्ड, एक जैसा टेक्निक, एक जैसी स्किल जिस तरह का माना जाता है, उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो एक्सपेक्टेड है, जो अपेक्षित है, वो काम, वो मेल और फीमेल, वो स्त्री और पुरुष जो है वो एक तरीके से एक ही कंडीशन में उस काम को कर रहे हैं। तो ये जो काम है, ये काम जो उनके द्वारा किया जाएगा, दैट विल कॉल्ड इक्वल वर्क, समान प्रकृति का काम। इसके बाद जो इसका सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देता है, उसका एक कर्तव्य उसके ऊपर डालता है
कि वो स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल वर्कमैन को एक तरीके से जिस तरह की वो हमने जो इक्वल वर्क और इक्वल रेम्यूनरेशन के डेफिनेशन के बारे में बात की है, उस कंडीशन में उनको एक तरीके से पेमेंट करे, उनके वेजेस का पेमेंट उनको उस तरीके से करे। अगर वो एक ही तरीके का काम एक ही तरह की कंडीशंस में कर रहे हैं तो उनको पेमेंट ऑफ वेजेस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर की होती है। सेक्शन 4 एम्प्लॉयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेल और फीमेल वर्कमैन को इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क दे। सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करता है। जैसे कि सेक्शन 4 बात कर रहा था आफ्टर रिक्रूटमेंट की कंडीशंस के बारे में कि आफ्टर रिक्रूटमेंट उनको पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो इक्वल बेसिस पर होना चाहिए। अब सेक्शन 5 बात करता है कि ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट भी आप उनको इसी तरीके से रिक्रूट करेंगे। दैट मीन्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में किसी तरीके का पार्शियलिटी या विभेद आप नहीं कर सकते, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स बिकॉज शी इज विमेन यू कांट रिफ्यूज टू रिक्रूट हर, क्योंकि वो एक स्त्री है आप इनकार नहीं कर सकते उसको रिक्रूट करने से। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो है कि अगर किसी तरह का कोई इस तरह की कुछ स्टैब्लिशमेंट होते हैं जहाँ पे विमेन्स काम नहीं करती, वैसे तो अभी बहुत सारे ये जो है काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं, विमेन्स आजकल हर सेक्टर में हर फील्ड में आ रही हैं, फिर भी ये प्रोविज़ो वहाँ पर है कि जहाँ पर इस तरह का अलाउड नहीं होता है उन जगहों को छोड़कर। और यहाँ पर एक और प्रोविज़ो है कि जहाँ रिजर्वेशंस होते हैं SC STs के लिए, जो जितने भी तरीके के रिजर्वेशंस हम फॉलो करते हैं, वो सारे रिजर्वेशंस को छोड़कर रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में विमेन्स के साथ किसी तरह की पार्शियलिटी बिकॉज शी इज विमेन नहीं होगी। ये जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ये भी एम्प्लॉयर्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है एक तरह की एडवाइजरी कमेटी या सलाहकार समिति के बारे में। ऑब्वियसली हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मेल फीमेल वर्कमेंस को, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो एक बैक सपोर्ट तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, एक एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकार समिति अपॉइंट कर सकती है जिसमें हाफ जो मेंबर्स हैं वो स्त्रियां होंगी। दैट मीन्स विमेन्स, उसकी हाफ मेंबरशिप जो है वो विमेन्स के पास होंगी। और ये जो सलाहकार समिति या एडवाइजरी कमेटी है ये काम करेगी विमेन्स से रिलेटेड, जो उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड किसी तरह के कॉज में किस तरह हमें उसको बनाना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। इस एक्ट के इनेक्टमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इसके लिए। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये एक तरह से अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से काम करेगी और उस तरह जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बिकॉज ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रही है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही उसमें होंगे। तो ये जो कमिटी है ये अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है। सेक्शन 7 जो बात करता है वो इस एडवाइजरी कमेटी की वर्किंग्स के हिसाब के बारे में बात करता है कि जो इसकी वर्किंग्स है वो अपने हिसाब से इसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई जो वर्क है वो इक्वल वर्क है यानी इक्वल कंडीशन का है यानी इक्वल स्किल का है यानी, तो ये सारे जो क्वेश्चन अराइज होंगे, इन क्वेश्चंस को कौन सॉर्ट आउट करेगा, तो वो हमारी एडवाइजरी कमेटी होगी जो इसको सॉर्ट आउट करेगी। सेक्शन 8 बात करता है एम्प्लॉयर्स जो है वो रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे। ऑब्वियसली रजिस्टर्स मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर कभी उनसे पूछा जाता है कि कितने तरीके के एम्प्लॉयज़ या इक्वल वर्क इक्वल कंडीशन, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बताने के लिए क्या है, सो यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर। दैट्स वाई आप बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन 9 बात करता है एक निरीक्षक, एक इंस्पेक्टर की,
जो सेक्शन 21 अंडर आईपीसी एक पब्लिक सर्वेंट होगा, और ये पब्लिक सर्वेंट कभी भी किसी भी स्टैब्लिशमेंट में एंटर करके उनके रजिस्टर्स की एंट्री, वहाँ पे क्या कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे हैं, इस जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कर सकता है। ये पब्लिक सर्वेंट, ये निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए अपॉइंट होगा और उसके पास ये पावर्स होंगे कि वो एंट्री ले सकता है स्टैब्लिशमेंट्स में और वहाँ पर जाकर देख सकता है कि ये जो इक्वल वर्क इक्वल पे का जो हम ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं। सेक्शन 10 बात करता है पेनल्टीज के बारे में। अगर कोई एम्प्लॉयर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ये एक्ट के थ्रू जो हम पे इम्प्लीमेंट है वो उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए उस पर क्या पेनल्टीज होंगी। अगर वो अपना रजिस्टर शो नहीं करता है या किसी इंस्पेक्टर जो वहाँ पर चेकअप निरीक्षण के लिए आया है, इंस्पेक्शन के लिए आया है, उसके काम में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, बाधा डालता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है पेनल्टी। उसको इम्प्रिजनमेंट प्लस पेनल्टी दोनों हो सकता है, जो 1 महीने तक का हो सकता है, 1000 तक का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और इस एक्ट के थ्रू जो भी उसके पेनल्टीज और उसके ऊपर जो पनिशमेंट्स उसके ऊपर डाले गए हैं, पेनल्टीज 10,000 तक की हो सकती है। अगर रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिक्रूटमेंट के जो नॉर्म्स इस एक्ट के थ्रू हमने डिसाइड किए हैं, उस रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स में किसी तरह का इंटरप्शन ऑब्स्ट्रक्शन करता है कोई एम्प्लॉयर, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी हो सकती है, जो 3 मंथ्स की हो सकती है, 10,000 20,000 तक की हो सकती है। सेक्शन 11 बात करता है कंपनीज अगर इस तरह का कोई ऑफेंस करती हैं तो उनके ऊपर भी किसी भी तरह इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। दैट मीन्स कंपनी और इस तरह का अगर उनने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है या और भी इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया है, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी और इस ऑफेंस के होते समय कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स और उसमें एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे वो सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। सेक्शन 12 बात करता है कॉग्निजेंस और ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की। तो जहां तक कॉग्निजेंस की बात है, या तो सेल्फ इंस्पिरेशन पर या किसी कंप्लेंट के थ्रू इस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और ट्रायल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जेएमएफसी जो है उससे इंफीरियर कोई मजिस्ट्रेट इसका कंप्लेंट जो है वो ट्रायल नहीं करता है। सेक्शन 13 इज अबाउट रूल मेकिंग पावर, यानी कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास इससे रिलेटेड रूल मेकिंग पावर्स है कि इसके किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इससे रिगार्डिंग रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। सेक्शन 14 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके रिगार्डिंग निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि जो भी रूल्स उसने बनाए हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉलो अप करे। सेक्शन 15 बात करता है विमेंस की स्पेसिफिक कंडीशन, जहां उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि डेथ, मैरिज या प्रेगनेंसी। इन कंडीशंस में ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। वहां पर ये हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल कंडीशंस का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज विमेंस को स्पेसिफिक कंडीशंस के बिहाफ में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। सेक्शन 16 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को घोषणा करने की शक्ति या डिक्लेरेशन का पावर देता है, जहां उसको पता चल जाता है या उन्होंने सारा जो उनका इंस्पेक्शन और सारी जो जांच है वो करने के बाद उन्होंने पा लिया है कि हाँ यहाँ पर इक्वल पे इक्वल वर्क वाला कंडीशन है या नहीं है, तो इससे रिगार्डिंग वो जो है किसी तरह का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 16 बात करता है कठिनाइयां। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो उसको दूर करने या उसको सॉल्व करने का भी पावर जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होता है।
अब अगर इससे रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करें तो 1987 में पेनल्टीज और ट्रायल जुरिडिक्शन से रिलेटेड इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।